जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 3 सितंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन दिए था ये उसका आंसर्स है सी और सी, और ये आज के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है यार, आप प्रीलिम्स का तो अटेम्प्ट करो, मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो, वो करो, उससे ही आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, बाकी इंप्रूव नहीं होने वाली है। ये आज का आपका क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है बट है, करंट अफेयर से यही सबसे बेस्ट मिल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव 7 मेजर स्कीम इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइव्स एंड लिवलीहुड। ठीक है, ये डेफिनेटली PYQ का हिस्सा है, इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो 7 स्कीम आ गई है फार्मर का ज़िंदगी को और अच्छा कर पाए उसके लिए। आपको देखो ये सातों की सातों याद रखनी है, उसकी कोशिश करनी है, फिर याद नहीं रहती है तो इट्स फाइन। सबसे पहला हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके अंदर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, जनरल यही है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और इसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फिर स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आता है तो ICAM, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, एंड इट इज़ ऑल्सो अलाइन विथ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, दूसरा इस स्कीम के अंदर आपको नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है वो सिखाया जाता है। फिर बिग डेटा को कैसे यूज़ करना, DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना, AI मशीन लर्निंग का कैसे यूज़ करना अपने फार्मिंग को और अच्छा करने के लिए, ये सब भी सिखाया जाता है। ठीक है, ओके। तीसरा है, फिर है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम। नाम से ही अगेन पता चल रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल वे में हमें बोलते हैं प्रोडक्शन करने में। इसमें हम एनिमल हेल्थ को मैनेज करते हैं और वेटरनरी एजुकेशन मिलता है, डेयरी प्रोडक्शन और उसका एजुकेशन, एनिमल के जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उसको कैसे मैनेज इम्प्रूव प्रोडक्शन करना है और उनको कैसे न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, ये सब जनरल बात है जो कि इसके अंदर आती है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी के ऊपर से एक PYQ आ चुका है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, UPSC ने पूछा था मेंस के अंदर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं तो भाई जो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रॉप आते हैं उसके बारे में सब कुछ देखेंगे, कैसे उगे उसे उगाओगे, उसका ध्यान कैसे रखना है, एसेट्रा। ठीक है, आगे स्ट्रेंथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र और नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ये कृषि विज्ञान केंद्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है कि अभी अभी मैंने देखा भी है बहुत सारी जगह पे, जो हम गांव वाले एरियाज़ में होते हैं ना, वहाँ पे आपको, अगर आप उस एरिया से निकलते भी हो, रिसेंटली मैं उधर पास हो रहा था गांव वाले एरिया से, तो मुझे बीच में दिख गए थे कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पे जो फार्मर होते हैं उनको सब बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपकी सॉइल ऐसी है तो आप ये क्रॉप उगाइए, ये अच्छा उगेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो ये देख लीजिए, आपको इतना याद रखने की कोशिश करनी है, फिर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो ठीक है, यही हमें काम आएगा। ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में सिग्निफिकेंस क्या क्या है तो भाई फार्मर क्लाइमेट रेजिलियंस बन जाएंगे, और जो हमारा गोल है कि फूड सिक्योरिटी को हमें प्रोवाइड करना है बाई 2047, वो मिल जाएगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, और मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन हम कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। फार्मर की इनकम भी अच्छी हो जाएगी फ्रॉम लाइफ स्टॉक, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, अभी देखो हमने जो सबसे पहला देखा था ना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसी के ऊपर इलाबोरेट बात की गई है सबसे पहला आर्टिकल में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन नाम से अगेन हमें पता चल रहा है, इसके अंदर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी लेके आते हैं। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है भाई, तो भाई ऐसे सिस्टम जिसके थ्रू आपको कोई भी सर्विस या डिलीवरी डिजिटली मिल जा रही है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर के पार्ट में आ रहा है, उसका है तो डिजिटल पब्लिक एग्रीकल्चर मिशन का पार्ट। ओके, इसके अंदर मेन 3 पिलर्स हैं। एक है एग्रीस्टैक, इसके अंदर जो भी फार्मर अपना ओनर है उसका डेटा होगा आपके पास, उसका पूरा गांव का मैप होगा, स्टेट के पास जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो होंगे, ये सब डिजिटल होगा। ठीक है, फिर कृषि डिसीजन सपोर्ट, जो भी सपोर्ट चाहिए कृषि में कि फ्लड मॉनिटरिंग, वेदर, ये वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सॉइल की प्रोफाइलिंग की जाएगी कि भाई कहाँ पे कौन सी सॉइल है और कौन सा क्रॉप इधर उगाना चाहिए। ठीक है, ये इसका हम पूरा का पूरा मैप बनाएंगे स्केल के ऊपर, और इसके अंदर हम 142 मिलियन हेक्टर के जो भी कंट्री का एरिया है एग्रीकल्चर का उसको कवर करेंगे। ये 3 मेन फैक्टर है। देखो ये लीजिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
इसके अंदर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसमें मेन 3 है, एग्रीस्टेक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड सॉइल प्रोफाइलिंग। ओके, आगे सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है। डेफिनेटली भाई एफिशिएंट, ईजियर, फास्टर डिलीवरी मिलेगी हमें कोई भी सर्विसेज की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएगी। हमारे 2.5 ट्रेन लोकल यूथ एंड कृषि सखीज के लिए फ़ायदा होगा। कृषि सखी कौन होती है, तो ऐसी लेडी जो कि कृषि के अंदर आपको सपोर्ट करेगी, दैट्स इट। फिर वैल्यू चेंज भी डेवलप हो जाएगी अच्छी खासी, और जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस है वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी, दैट्स इट। ओके, अदर इनिशिएटिव क्या क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के लिए, तो ई नाम हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके अपना जो भी माल है वो आप बेच पाओगे, इन शॉर्ट ट्रेड हो सकता है, ठीक है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर लेके आए, इसी के अंदर हम एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स एसेट्रा सबका यूज़ करते हैं। और आखिर में किसान कॉल सेंटर, एम किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पीएम किसान स्कीम, ये सब भी डिजिटल के हमें पार्ट दिखते हैं। और आप क्या लिख सकते हो भाई, तो जो भी आपको पता है कि ये ऑनलाइन होता है, एग्रीकल्चर के अंदर फ़ायदा करता है, वो सब इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ओके, फिर है सेमीकंडक्टर मिशन। अगेन हॉर्टिकल्चर मिशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ सकता है तो सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर भी आ सकता है। और ऊपर जो हमने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसके ऊपर भी आ सकता है। ओके, सेमीकंडक्टर, देखो नाम से पहले ये जान लो कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर सबसे पहले कोई भी चीज़ क्या होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट हो जाए, ठीक है, पास हो, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी एक। और ये है सेमी कंडक्टर। सेमी चीज़ कोई भी क्या होती है, तो हाफ हो, उसको हम सेमी बोलते हैं कि कुछ हद तक ये पास करेगा। तो बस ये सेमी कंडक्टर मतलब ऐसा कोई मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है, बट एकदम कम अमाउंट में होती है, ठीक है, मतलब स्मॉल। समझ लीजिए नॉर्मल 100 करेगा तो ये बंदा 20 ही करेगा, कर रहा है बट स्मॉल अमाउंट में कर रहा है, इट इज़ सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमें काम कहाँ कहाँ पे आता है, तो जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। फिर हमारी कार, बाइक, वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर लगते हैं। फिर चार्जिंग, टेबलेट्स, टीवी, लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होती है बट बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है और रेगुलेटेड चाहिए होती है, इसीलिए हमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप पूरा का पूरा कंडक्टर डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, इंडिया को देखो दिक्कत क्या आ रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो हमारा जितना भी सेमीकंडक्टर आ रहा है ना वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम खुद अब चाहते हैं कि हम खुद ही सेमीकंडक्टर बना रहे। इवन थोड़े टाइम पहले जो ताइवान और चाइना वाला इशू चल रहा था, तो सेमीकंडक्टर की जो हमारे यहाँ पे सप्लाई है वो कम हो गई थी, और हमारे यहाँ पे उसकी सप्लाई कम होने से हमारे कार प्राइजेस बढ़ गए थे। सब में 50,000 लाख रुपए तक का फ़र्क आ गया था। अब सोचिए अगर आप डिपेंडेंट हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो आपकी मार्केट में कितना डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक, इसी को हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यस, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी सब डाइवर्सिफाई करें मार्केट को। जैसे 70% जो कि वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो 4-5 स्टेट ही करते हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, यूएस एंड जापान। ओके, हमारा क्या है भाई सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके अंदर हम स्पेशलाइज जो भी बिजनेसेस हैं, जो ग्रुप हैं, उनको बोलेंगे अंडर विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन कि भाई आप बनाइए सेमीकंडक्टर, और ये जो मिशन है उसको हम बोलेंगे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। कहाँ पे हम ये बनाने वाले हैं भाई, अप्रूव हो गया है रिसेंटली, ऊपर देख लेना। तो ये अप्रूव हो गया है साणंद गुजरात में। इसमें कैपेसिटी होगी 60 लाख चिप्स पर डे बनाने की। दूसरे भी प्लांट अप्रूव हुए हैं, धोलेरा में हो रहा है, मोरीगांव असम में हो रहा है, एसेट्रा। यहाँ की आप सबको मिला के तो कम्युलेटिवली तो 7 करोड़ चिप डेवलप होगी डेली। आपको लगेगा कि 7 करोड़ इतनी ज़्यादा, यार इससे भी ज़्यादा यूज़ चाहिए होती है। एक अगर छोटा सा फ़ोन, फ़ोन तो नहीं समझिए, एक कार आप बना लेते हो ना, तो उस कार के अंदर ही आपको 100 से 200 से ज़्यादा, उससे हाँ उसके आसपास आपको सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है। ओके, इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सबसे पहला तो सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन, इसके अंदर हम डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव देते हैं। ये डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है कि आप खुद डिज़ाइन कीजिए और जो भी आपको पैसा वैसा हो रहा है उसमें कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। फिर मॉडिफाइड स्कीम है सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, और मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स एंड सेंसर्स फैब। ओके, हटाइए, समझ में आ गया होगा, अच्छा है।
देख कोई है, पहला दूसरा तीसरा, ओके। ये देख लीजिए, ड्रोन। ड्रोन देखो फ़ायदा भी उतना ही हमें कर रहा है और उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। रिसेंटली मणिपुर के एरिया में ड्रोन का यूज़ करते हुए ग्रेनेड बरसाए गए, बॉम्ब फोड़े गए, ठीक है। ओके, सबसे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, तो यूज़ ऑफ यूएवी अनमेन्ड एरियल व्हीकल ऑल्सो नॉन एज ड्रोन विच आर एयरक्राफ्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमोटली और फ्लाई ऑटोनोमसली, ठीक है। ड्रोन होता है वो ऑटोनोमस भी हो सकते हैं। देखो ड्रोन में आप ना ये सिर्फ ड्रोन मत समझना ऐसे जो गोल ऐसे उड़ते होते हैं ना, ड्रोन बड़े बड़े प्लेन जैसे को भी हम ड्रोन ही बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर वो अपने आप जा रहा है, रिमोट से जा रहा है, तो वो ड्रोन है। वो एक बड़ा सा प्लेन भी हो सकता है, हाँ उनके उसकी जितनी साइज़ नहीं होगी बट हाँ हो सकता है। एक कार, 2-3 कार जितना हो उतना हो सकता है। इम्प्लीकेशंस क्या क्या है सिक्योरिटी के ऊपर हमारे, सबसे पहले तो ड्रोन टेररिज्म। आप सोचिए टेररिस्ट को तो अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ड्रोन भेज दिया और उससे ही अटैक करवा लो, ये हुआ ही ना हमारे यहाँ पे। फिर है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में, तो जो स्पाई होते हैं हमारे जो बॉर्डर एरियाज वहाँ पे ये इजीली सर्वेलेंस कर सकते हैं कि भाई क्या चलता रहता है अपनी बॉर्डर्स पे। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी दिक्कत में आ सकती है, जैसे कि वो साइबर अटैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मतलब साइबर अटैक पता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मतलब क्या होता है कि जो उस एरियाज़ में जहाँ पे भी ये जैमर स्टार्ट हो जाए, जैमर एक डिवाइस होता है, उस एरिया के जो नेटवर्क होते हैं ना वो जैम हो जाते हैं, आपको उस एरिया में फिर नेटवर्क नहीं मिलेंगे जब तक वो जैमर को आप बंद नहीं करते हो। ओके, फिर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग भी हो सकती है। इवन जो डेथ क्रिसेंट है, देखो डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्राइंगल बता देता हूँ एक 2 सेकंड में। ये है अपना इंडिया, ये जो एरिया है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये तीनों मिलके देखो ऐसा चंदे जैसा शेप बनाते हैं, ठीक है। अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो इसको ही हम बोलते हैं डेथ क्रिसेंट। और यहाँ पे लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों का आप जोड़ते हो तो इसको हम बोलते हैं डेथ ट्राइंगल। अभी देखो इंडिया की पोजीशन क्या है कि दोनों बाजू बॉर्डर लगती है हमारी, तो एकदम नज़दीक है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम सिर्फ ड्रोन से ही ड्रग की स्मगलिंग कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है ना यार, इवन आर्म्स भी जा सकते हैं, एक्सप्लोसिव भी जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं कि भाई ड्रोन के अंदर कैमरा छुपाया हुआ है, आपको पता नहीं है कि ये कहाँ पे अभी ड्रोन जाएगा, ठीक है। इसके में इंडिविजुअल की भी सिक्योरिटी जा सकती है और पूरे देश की भी जा सकती है। अब इसको हम मिटिगेट कैसे कर पाएंगे, तो भाई काउंटर ड्रॉप टेक्नोलॉजी लेके आ जाओगे, हमारे पास है ही, सबके पास यूजुअली है ये, कि ऑटोमेटिक गोली निकलेगी और ड्रोन को उड़ा देगी। फिर इन्हेंस कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, भाई डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्स फोर्सेस का फास्ट होना चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वाइट मारिए। और ओके, रेगुलेशंस क्या क्या ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो ड्रोन रूल्स 2021 आए हैं जिसके अंदर 3 जोन यूजुअली बताए हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, कि इसके अंदर आप जा सकते हो, इसके अंदर आप नहीं जा सकते हो। फिर ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी 22, एंटी ड्रोन सिस्टम और पीएलआई स्कीम, और 10,000 11,000 रुपये भी लेके ना। इन शॉर्ट क्या होता है भाई पीएलआई स्कीम के अंदर, समझ लीजिए कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। आपने 1 लाख रुपये का माल बनाया है, ठीक है, आपको 10% मिल गया, 10,000 रुपये 11,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा सब कुछ मिलता रहता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं ना उसमें यूजुअली ये छोटे छोटे अमाउंट आपको मिलते रहते हैं। पीएलआई स्कीम किसके लिए, तो ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए। ओके, और डन है, चलिए आगे देखते हैं। यार बड़ी न्यूज़ कम है आज, हाँ ये एक छूट गई है, सॉरी। रोड सेफ्टी के रिलेटेड साउथ ईस्ट एशिया के लिए रिपोर्ट निकली है रोड सेफ्टी के रिलेटेड, उसको ही देखते हैं। देखो डायरेक्टली तो रोड सेफ्टी पे क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट हाँ आ सकता है। चलिए सबसे पहले फाइंडिंग्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो जो डेटा है ना वो 2021 का है, अभी ये और डेफिनेटली बढ़ गया है। मैंने ये शायद 2023 का कोई एक रिपोर्ट देखा था, वहाँ पे नई फाइंडिंग्स थी, बट ठीक है। अब ये WHO ने दिया है तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या बोला है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में जो डेथ रिपोर्ट्स हुई है वो अराउंड 1.5 लाख के आसपास है। फिर इंडिया के अंदर पर लैख पॉपुलेशन के आसपास एक्सीडेंट की जो डेथ रेट है वो 15.4 है 2021 के अकॉर्डिंग, जो कि ग्लोबल रेट है वो 15 है, 0.4 भी हाई होता है। चलिए इश्यूज़ क्या क्या है भाई, तो फ्रेगमेंटेड एफोर्ड है, कोई भी एक लीड एजेंसी नहीं है जो सिर्फ रोड एक्सीडेंट को देख रही है या फिर उसी का काम कर रही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत वीक है, हम इतना पैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देते हैं कि आपका अच्छा रहेगा वो चीज़। और
हमारा जो व्हीकल सेफ्टी के रिलेटेड बात होती है कि भाई इतना मजबूत व्हीकल आपका होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। इवन आप सोचिए कि हर साल, हाँ, हर महीने ना एक डेटा निकलता है कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकी है। हमारे यहाँ पे गाड़ी जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो है सुजुकी। और सुजुकी की रेयरली ही कोई गाड़ी है जो कि 4 स्टार भी क्रॉस करती है, उसको यूजुअली 2 स्टार ही मिलते होते हैं एनकैप रेटिंग में। मैं जो ये 2 स्टार है उसकी बात कर रहा हूँ, सेफ्टी रेटिंग की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही बकवास होता है। 2 स्टार मतलब यू हैव नथिंग। जबकि आप टाटा, महिंद्रा, जर्मन कंपनीज देखोगे, स्कोडा, वॉक्सवैगन, वो 5 स्टार के भी ऊपर स्कोर कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। पर हम कौन सा ले रहे हैं? सुजुकी, हुंडई, किया, जो कि बकवास है। तो हमें स्टैंडर्ड्स लेने चाहिए, राइट, कि मिनिमम 4 स्टार है तो ही आपकी गाड़ी मार्केट में जानी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, किया करके कंपनी है, आपको अगर पता हो, उसकी एक गाड़ी इंडिया में जो आती है वो 2 स्टार रेटिंग में आती है, जबकि वही सेम गाड़ी ग्लोबल मार्केट में जा रही है, वो 5 स्टार रेटिंग में जा रही है। उससे क्या पता चलता है कि दे डोंट गिव अ डैम कि इंडिया में हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं। हमारे ये पे हमने स्टैंडर्ड्स ही नहीं रखे हैं इतने अच्छे, इसलिए। दूसरा, इनएडिक्वेट इमरजेंसी है। अगर हाईवे पे अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, आपके यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचेगी तब तक तो भाई खेल ख़त्म हो चुका होगा। ट्रोमा केयर सिस्टम भी, इवन हॉस्पिटल होता है वहाँ पे इतना सिस्टम नहीं होता है डेवलप केयर का। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या क्या है भाई? रोड सेफ्टी की और उनकी प्रोसेस को इंटीग्रेट कीजिए अर्बन प्लानिंग एनवायरनमेंट पॉलिसी के साथ। फिर रोड असेसमेंट प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स लाइए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कोलैबोरेट, मतलब इनलाइन हो। और पोस्ट क्रैश केयर सिस्टम को और स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है क्या क्या हमने ऑलरेडी कर लिया है? तो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, साथ ही साथ ऑडिट की जाती है रोड सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ओके, ये देखो नॉर्मल बातें हैं, बट हाँ, आप इसको ना इनडायरेक्टली डेफिनेटली किसी ना किसी में यूज़ कर पाओगे। अभी हमारी शॉर्ट न्यूज़ है, जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। ई श्रम पोर्टल, इन शॉर्ट जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करवा सकते हैं। दैट्स इट। अभी के लिए हमने पिछले 3 साल में 30 करोड़ से भी ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि सारे के सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर को हम एक साथ रजिस्ट्रेशन करवा ले कहीं पे। इससे एक नेशनल डेटाबेस बनेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर का। ठीक है, इसके अंदर हम माइग्रेट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग वर्कर, सबको ले लेते हैं। करना क्या होता है, बस आपका आधार कार्ड आप जोड़ लो, हो जाएगा। ये किसने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। ओके, फ़ायदा क्या होता है? तो जो भी स्कीम्स होती है ना, इस वो स्कीम्स का इनको लाभ मिल पाएगा। दैट्स इट। कौन सी स्कीम हो सकती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, ज्योति बीमा योजना, फिर हाँ, बस इतना ही है, चलिए। फिर दूसरा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टर का एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, उसके लिए ये फंड बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका काम लिखा है कि ये क्या करता है, फोकसेस ऑन सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय फैसिलिटेटिंग रिफंड ऑफ शेयर, अनक्लेम डिविडेंड एंड मैन्युफैक्चर डिपॉजिट एंड डिवेंचर। ओके, किसके अंदर ये बनाया गया है? तो कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया है, किसके अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव अफेयर्स, कॉपरेट अफेयर्स और अभी ये न्यूज़ में क्यों था? तो भाई रिसेंटली ये बॉडी ने, अथॉरिटी ने एक नया टोल फ्री नंबर रिलीज़ कर दिया है 14453, जो कि जो कंप्लेन होगी उसको सॉल्व करेगा, क्वेरीज को सॉल्व करेगा। दैट्स इट। ठीक है, याद क्या हमें रखना है? यही दो चीज़ें कि कंपनीज एक्ट के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर ये आता है। इसका काम क्या है? तो एजुकेशन को इन्वेस्टर को सेफ गार्ड करना। फिर है कोको प्लांट, उसके रिलेटेड बातें चल रही है कि भाई ये ट्रॉपिकल और पेरेनियल क्रॉप है, मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ग्रो होता है, इंडिया में मेनली साउदर्न स्टेट में ग्रो होता है। ओके, नेटिव कहाँ का है? तो अमेजोन रीजन का नेटिव है, अमेजोन जो साउथ अमेरिका में आता है वहाँ का नेटिव। आप सोचिए, गजब है। नेटिव अमेरिका का है, सबसे ज़्यादा ग्रो अफ्रीका में होता है, और हमारे यहाँ पे इंडिया में साउदर्न स्टेट में ग्रो होता है। क्या क्या कंडीशंस है उससे हमें पता चल जाता है। देखो रेन इसको चाहिए 1250 से 3000 mm के आसपास, मतलब 125 से 300 सेमी के आजू बाजू। ठीक है, 300 cm के आजू बाजू, बहुत ज़्यादा है। इतना रेनफॉल उसी एरिया में आ सकता है साउदर्न स्टेट्स में हमारे, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर क्या है भाई? तो 15 से 39 तक टेम्परेचर होना चाहिए, यस। और ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब यूजुअल टेम्परेचर 25 के आसपास हो। ये साउदर्न स्टेट इसको भी मैट करते हैं। सॉइल
क्ले सॉइल होनी चाहिए, क्ले सॉइल और सैंडी लॉमी सॉइल, तो यहाँ पे अच्छा वो चलता है। और ये ना अगर उस एरिया में फ्लड आ जाती है तो उसको भाई टॉलरेट कर लेता है, इट्स फाइन। बट किसी जगह पे अगर वाटर उधर इकट्ठा हो जाता है उसकी फील्ड में, तो फिर कोको का प्लांट बिगड़ जाता है। ठीक है, ये अगर फील्ड है, यहाँ पे अगर पानी भर ही जाता है एक जगह पे, निकलने का जगह नहीं है, तो ये प्लांट बिगड़ जाएगा। बट हाँ, एक बार फ्लड आई और पानी निकल गया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फिर है बाई इंडियन कैटेगरी। देखो कुछ नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, बाई इंडियन कैटेगरी। ठीक है, ये ऐसी बात है जहाँ मतलब ये इसमें आपको अगर कोई सामान लेना है तो वो इंडियन लो, दैट्स इट। न्यूज़ में क्या मतलब क्या प्रॉपर बताते हैं, तो डिफेंस इक्विजिशन प्रोसीजर है 2020, डिफेंस में जो हम चीज़ ले रहे हैं उसमें हम बोलते हैं कि कोई भी वेंडर है उसने 60% से ज़्यादा कंटेंट इंडिजीनियस डाला गया है, तो आप उसको गिनोगे भाई। और ये 60% क्या है कि समझ लीजिए उसका 1,000 का खर्चा आया था, 100 रुपये का खर्चा आया था, उसमें से 60 रुपये से ज़्यादा उसने इंडियन कंटेंट में यूज़ किया है, तो इंडियन हो जाएगा। और जो वेंडर्स है उसमें जो मटेरियल है उसका या फिर उसका जो खर्चा है वो 50% एटलीस्ट है, तो भी वो एलिजिबल होगा इस कैटेगरी में फॉल होने के लिए। ठीक है, दैट्स इट। न्यूज़ में क्यों था, तो भाई जो HAL बना रहा है उसके जो इंजन्स होंगे वो बोला है कि वो बाई इंडियन कैटेगरी के होंगे, दैट्स इट। ओके, फिर है जियोग्राफिकल, ये बकवास है। फिर है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड टूल का यूज़ करते हुए हम मैप बना देते हैं, तो वो है GIS, दैट्स इट। ठीक है, इसके अंदर हम सबका मैप बनाते हैं कि भाई कोई हजार्डस एरिया है उसका मैप बना दो, कोई फील्ड है उसका मैप बना दो, अलग 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 अलग। एग्जाम्पल्स क्या है GIS सिस्टम के, तो परिवेश है, ई ग्रीन वॉच है, वन एनी गुरुग्राम मनी क्षेत्र मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, फिर एक है वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे होता है ना वैसा ही वुड वाइड वेब। तो भाई जैसे हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, ऐसे रूट्स गहरे होते हैं ज़मीन के अंदर, ऐसे ऐसे रूट्स। ठीक है, अब इसी रूट्स के साथ जुड़ी हुई होती है फंजाई। ठीक है, फंगी जुड़ी हुई होती है। अब इस फंगी की वजह से इनको न्यूट्रिएंट्स भी एक दूसरे को प्राप्त होते हैं और कुछ केमिकल सिग्नल्स भी रिलीज होते हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट्स इट। ऐसे सोचिए हर एक ट्री है और ऐसे ऐसे सबका हुआ है तो एक वेब जैसा बन जाएगा ना, बस इसी को हम बोलते हैं वुड, क्योंकि झाड़ है, वाइड वेब और क्योंकि बड़ी है। ठीक है, तो इट इज़ अंडरग्राउंड फंगल थ्रेड known as mycelium connect the roots of plant allowing them to share nutrients and communicate through chemical signal। ठीक है, तो अंडरग्राउंड फंगल थ्रेड है जिसको माइसीलियम भी बोलते हैं और झाड़ के साथ जुड़ी हुई होती है, दैट्स इट। इसका काम क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स में भी काम आता है और केमिकल सिग्नल्स कम्युनिकेट करने भी काम आता है। ओके, तो उड़ीसा फेमाइन की बात की गई है 1866 में जो आया था कि बहुत सारे लोग इसके अंदर मर गए थे। बोला जाता है कि उड़ीसा की 1/3 पॉपुलेशन इसके बाद ख़त्म हो गई थी। इसको हम ना अंकना फेमाइन भी बोलते हैं, ना अंक, नौ अंक फेमाइन, 9 अंक। ठीक है, क्योंकि ये जो गजपति के रूल थे उनकी 9th रीजनल ईयर के थ्रू रिजल्ट के दौरान हुआ था। ओके ओके, मेन कॉजेज़ क्या था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बेकार था, साथ ही साथ इकोनॉमिक डिज़ास्टर्स भी आए थे और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आए थे, उससे ये हो गया था। इन टेन्यूर के दौरान कमिश्नर कौन थे भाई, तो थॉमस एडवर्ड, ये ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। ठीक है, आफ्टर मैथ क्या था भाई, पूरी कैनल और कोस्ट कैनल बिल्ट हो गई थी। ओके, किस किस को जोड़ती थी भाई, तो ये हुगली रिवर और रिवर मतई को जोड़ती थी। ओके ओके, जाने दीजिए। ये जो थॉमस एडवर्ड्स है उसकी हम बात करें तो ये वर्नाकुलर स्कूल को भी सपोर्ट करते थे, उन्होंने बहुत सारी स्कूल बनाई थी। ओडिया लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करते थे, डेफिनेटली वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब ओडिया लैंग्वेज उधर की। और उन्होंने कटक कन्वर्ट किया था कटक जिला की स्कूल को इनटू रेवेंशो कॉलेज, रेवेंशो उनकी सरनेम थी। ओके, फिर ग्लोफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो भाई इंडिया वालों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिए 188 क्रिटिकल लेक्स के ऊपर। ठीक है, जो भी हिमालयन रीजन के ऊपर होती है। किस किस ने ये डेलीगेशन के द्वारा बनाया, तो NDMA ने भाई बनाया है, मेनली वही ये सब काम करता है। ओके, सबसे पहला इन्होंने बनाया था सिक्किम के अंदर, जो है फर्स्ट लेक थी तेचुंगखा लेक। ओके, कुछ काम का नहीं है, हटाइए। फिर आखिरी हमारा ब्रूने देरुसलाम। देखो हमने बहुत बार देखा है ये MLVTC, ठीक है, कि MLVTC और उसके आप नीचे जाओगे
तो वही टी के नीचे जाओ मलेशिया, इसके नीचे जाओ सिंगापुर टच करता है। और ये मलेशिया का जो दूसरा आइलैंड है यहाँ पे ही आपका पड़ता है ब्रूने दरुसलाम। ठीक है, ये रहा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है ब्रूने दरुसलाम। और हाँ, ये क्या है भाई, जो MLBTC अगर आप पहली बार देख लें तो ये मलेशिया, ये लाओस, ये वियतनाम, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया। M से अगेन मलेशिया, ये म्यांमार, यार मैंने गलती से मलेशिया बोला, ये मलेशिया, सिंगापुर, और इसके नीचे इंडोनेशिया, और ये ब्रूने। ओके, बस इतना ही था। ऊपर ऊपर से देख लो तो जो ब्रूने है वो कॉमनवेल्थ और आसियान का पार्ट है। साउथ चाइना सी के अंदर इसका भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है। ओके, साउथ एशियन ईस्ट, ओके ओके, हटाओ हटाओ हटाओ, काम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। आजू बाजू के आप बस ये सब स्ट्रेट जो है वो देख लेना, हमने देखो बहुत बार देखा है। आप मुझे बस ये बताइए, ये जो स्ट्रेट है इसका, इसका और यहाँ पे जो स्ट्रेट पड़ा है, ये 3 स्ट्रेट का नाम क्या है? ठीक है, और कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, और मेंस का आंसर भी आप या टेलीग्राम में भेजिए ताकि आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।